फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ मैंने ज्वाइन किया। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। सलमान भट्ट साहब, टॉस से आ जाते हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला एक खतरनाक तो था प्रीवियस मैच को अगर देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैसला उनके हक में ही रहा। देखिए हमजा, टॉस जीत के जो फैसला लिया, तो जो असल में सबको वरी होती है वो ये है कि शाम को ड्यू आएगी, क्योंकि पहले मैच में जब 235 चेज हुए तो ड्यू ने काफी पार्ट प्ले किया उसमें। लेकिन कल हवा काफी तेज थी, और जब हवा तेज होती है तो फिर ड्यू नहीं आती। थिंक मे बी लाहौर ने वेदर देखा हो, वेदर फोरकास्ट देखी हो, लेकिन आपको पता है वेदर फोरकास्ट भी कितनी एक्यूरेट होती है। बट आई थिंक दे थॉट अबाउट के यार इनके अंदर हमने कितनी बड़ी विकेटें जो लेने वाली हैं। तो बेसिकली तो तीन लोग हैं, वार्नर है, विंस है, और उसके बाद नीचे खुशदिल है, बीच में शान आ रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है, पीछे लंबी बारियां नहीं है उनके। सो आई थिंक जब वो 2 विकेटें इन्होंने ले ली तो फिर वहां से कहीं पर भी एक मोमेंट के लिए कल ऐसा नहीं लगा कि कराची चेज में है, कराची हंट में। पिछले मैच में भी इनके 4 आउट हो गए थे 69 पे, लेकिन वो 69 जो था ना, इन्होंने वो पहले 6 ओवरों में कर लिया हुआ था, जो पहला पावर प्ले था। तो वो हर वक्त रन रेट के साथ कीप अप कर रहे थे। लेकिन कल तो ऐसा लगा ही नहीं कि अब विंस के आउट हुए, लगा कि कराची ने ज़हन ही बना लिया था कि अब जीतना मुश्किल है। सो आई थिंक कि दैट इज वेयर कराची लैक्ड इंटेंट। ठीक है, आज हम भी इंटेंट का इस्तेमाल कर लेते क्योंकि ये रियल सेंस में है। जी जी। कराची कहीं लगा नहीं कि उन्होंने कोशिश की है मैच को जीतने की, काउंटर अटैक करने की, प्रेशर ऑपोजिशन पे डालने की, या कह लीजिए कि लाहौर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और उन्होंने हिलने नहीं दिया कराची को। तो विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, बट कराची सीम नोवेयर। वंस वो 2 विकेटें गिरी, उसके बाद कोई मैच का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां लगे कि शायद कराची वापस आने लगा मैच में। ऐसा कहीं फील नहीं हुआ। क्रेडिट है लाहौर कलंदर्स का, फखर जमान अच्छा खेल रहे हैं, उनका शुरू में कैच छूटा और वो बड़ा भारी कैच है। जब भी फखर जमान 50 से ज्यादा रन करते हैं, लाहौर कलंदर 70-80% मैच लाहौर ही जीतता फिर। तो उन्हें वो कैच ना करके जो है अपने लिए बहुत बड़ा उन्होंने मसला खड़ा किया, और जेम्स विंस थे और आसान कैच था और बिल्कुल नीचे थे उसके। समहाउ ही मैनेज टू मिस इट। और उसके बाद फखर हों, डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप उनके साथ बड़ी शानदार थी। डैरिल मिचेल में भी 75 रन किए, 2 कैचेस भी उन्होंने किए। बीच में अब्दुल्ला नहीं चल सके, नईम नहीं चल सके। आई थिंक नईम ने बहुत जल्दी की, एक शॉट मारा उन्होंने, वो गेंद विकेटों में थी, दूसरा वही मारना गए, लेकिन वो गेंद ऑस्टन से खासी बाहर थी, इसलिए वो उसको मार नहीं सके। सो बहरहाल आई थिंक लाहौर की बॉलिंग में अर्ली विकेट्स का मिलना, रिशाद का आके आउट करना, तो राशिद खान की थोड़ी बहुत कंपनसेशन, उस क्वालिटी की तो शायद आप नहीं अभी कह सकते, लेकिन रिशाद अभी तक जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत शानदार है। सिकंदर रजा भी विकेट ले जाते हैं बीच में, तो खासा कुछ अच्छा हो रहा है। लाहौर कंप्लीट परफॉर्मेंस पुट अप कर रहा है, बैट्समैन भी 3-4 चल रही है। कराची ने जो मैच जीता भी था ना, उसमें सिर्फ विंस और खुशदिल थे, बॉलिंग भी किसी काम की नहीं उन्होंने की थी, और बैटिंग में भी 2 ही बंदे चले थे, और कल ना बॉलिंग हुई है ना बैटिंग हुई है। तो कराची हैज अ लॉट ऑफ वरी। वो मैच जीते तो हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही बंदे नजर। और कराची की बात हो रही तो कल सलमान भी हमने देखा कि दे वर टू क्विक और बड़े एग्रेसिव थे ऑन फील्ड। स्टार्ट का पावर प्ले जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए, बॉल को आके पढ़ रहे थे तमाम फील्डर्स है, और ये वो चीज़ें थी जो मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहे थे लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के, वो 13 मैचेस जीते हुए थे और मुसलसल पिछले 6 मैचेस गालिबन वो जीते हुए हैं, और लाहौर ने कल 7वां मैच 1 मैच जीता है, तो इसलिए वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे। तो एक अच्छी टैक्टिक्स थी वार्नर की जानिब से, ये अच्छा इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको ओवरकम करने में लाहौर के अंदर जो है वो कामयाब हुआ। फखर जमान को जैसे ही चांस मिला तो वो वहां से कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। देखिए, पावर प्ले का एक अच्छा होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी बैटिंग साइड के लिए, चाहे आप पहले खेल रहे हो चाहे बाद में खेल रहे हो। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि आप पावर प्ले बड़ा करने के चक्कर में 3 से 4 विकेटें गवा जाओ, क्योंकि वो फिर आपके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। बिल्कुल। तो जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि फखर और डैरिल मिचेल ने उसको कह लीजिए कि पार्टनरशिप को तरजीह दी। उन्होंने कोई पावर प्ले को इतना बड़ा करने की कोशिश नहीं की कि पावर प्ले के चक्कर में जो है ना वो अपनी कह लें कि विकेटें खो दें और उसके बाद फिर पीछे कोई कुछ बड़ा करने वाला ना रहे। तो अच्छी बात ये थी कि दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि वो तो मिडल में जाके और अच्छा खेलते हैं। फखर का अगर आप रिकॉर्ड देखें, पावर प्ले से ज्यादा अच्छा वो मिडल में खेलते हैं, और इसी तरह जो डैरिल मिचेल है वो तो है ही मिडल के स्पेशलिस्ट। तो उन दोनों की पार्टनरशिप जो थी, और कराची के पास लेट्स बी ऑनेस्ट बॉलिंग भी नहीं है। फास्ट बॉलिंग में उनका मतलब 5 बॉलर अगर रेगुलर देखे जाएं जो कि लाजमी है उन्हें,
तो उसमें एक अब्बास अफरीदी हैं, उनको पता ही नहीं है कभी आगे कहाँ गेंद करना है, पीछे कहाँ, कोई ना उनकी लाइन है ना लेंथ है। वो उनसे अभी तक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है द वे ही हैज बोल्ड। इसी तरह उनका जो स्पिनर है वो दोनों मतलब अरफात मिनाज अभी नए हैं, ठीक है, खुशदिल शाह रेगुलर बॉलर नहीं है, तो कराची की बॉलिंग में मतलब लवाजमात पूरे हैं उनके 200 स्कोर खाने वाले। अगर कोई टीम गंदा ना खेले तो उनको बड़े रन्स बनते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मोहम्मद नबी को अंदर लाना चाहिए और स्पेशली कराची में जिस तरह की पिच है जहां पे बॉल मूव कर रहा है, अच्छा गेंद मूव कर रहा है, वो मीर हमजा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीर हमजा को अंदर ला सकते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट है। वो जब जब कराची के लिए खेले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मालूम नहीं है कि वो लोग क्या प्लान करते हैं। लेकिन आई थिंक नबी को भी इस टीम के अंदर होना चाहिए और वो आ सकते हैं अंदर। और जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं एडम मिल, उनकी जगह, हाँ जी, मिलने की जगह नबी अंदर आ सकते हैं और एक फास्ट बॉलर जो है ना जगह पे उन ऐड हो सकता है, मीर हमजा दूसरे किसी फास्ट बॉलर की जगह। तो मेरा ख्याल है हाँ, दूसरा ये ऑलराउंडर न्याजी की जगह वो अंदर आ सकते हैं या दूसरे ऑलराउंडर की जगह। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ बेहतर हो सकती है क्योंकि वो पूरे बॉलर भी हैं मोहम्मद नबी और साथ पूरी बैटिंग भी करते हैं। अच्छा मिस्टर साहब, इस पे ज़रा थोड़ी सी नज़र दोहराइएगा मोहम्मद नईम के पीडीपी प्रोग्राम पर और यहाँ पे इन्होंने कहाँ परफॉर्म किया है। उससे पहले मैं भाई से पूछ लूँ कि सलमान भाई आपको क्या टेक्निक का इशू लग रहा है? मोहम्मद नईम का एक अच्छा शॉट उन्होंने हसन अली को खेला, लेकिन हसन अली क्योंकि थोड़े मतलब कि एक्सपीरियंस बॉलर ने, अरसा हो गया है, उन्होंने थोड़ा सा बॉल बाहर किया, अगेन वही हिट करने गए। शायद उनको टास्क ये दिया गया है कि आपने जाके जस्ट हिट करना है, समझ के नहीं खेलना, टाइम नहीं लेना, उसको फॉलो करने के चक्रों में वो अपनी विकेट गंवा रहे हैं। देखें, यू नो ओपिनियंस हर एक के हैं। मशवरा क्रिकेट में मुफ्त मिलता है और हर बंदा ही अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। बिल्कुल, लेकिन एज अ प्लेयर आपको भी तो अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया। एग्जैक्टली। वो वापस तो नहीं करना 0 मीटर के करके कोई ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाए। उसको इस्तेमाल करना है दुनिया में, जब आ गए हैं तो फिर इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर एज प्लेयर आपको इतनी समझ नहीं है कि मैंने ऑपरेट कैसे करना है, आपके सामने फखर जमान है, आप उनसे देखें, आप उनसे बात करें। फखर जमान बाउंड्री के बाद सिंगल लेते हैं, वो अपनी इनिंग्स को लंबा करते हैं, वो लेंथ में ले जाके ऑपोजिशन को बड़ा डेंट डालते हैं। तो नईम उनके सामने एक चौका मारा है, ना बॉल देखी है ना उसकी लाइन देखी है, आपने घुमा दिया दूसरे पे भी, ठीक है। उसके बाद आप अपना बैट देख रहे हैं, आप वापस जाके अपना आउट देखें ताकि आपको पता चले कि ये लाइन और थी, वो लाइन जिस पे चौका लगा वो लाइन और थी। बिल्कुल। सो एज अ यंगस्टर ही इज वेरी टैलेंटेड। वो जब खेलते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं खेलते हुए। मैंने उनकी इनिंग्स, ये तो अभी पीएसएल में लोग देख रहे हैं ना, मैंने उसकी अच्छी बारियां भी देखी हुई हैं। सो लाहौर उन्हें खिला रही है, ठीक खिला रही है, बट ही नीड्स टू थिंक एज वेल। डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर किसी ने छक्के मारने की आपकी ड्यूटी लगा भी दी है तो आपको भी तो इतना शऊर होना चाहिए कि हर गेंद पे तो नहीं लगता। तो T20 के अंदर कोई ऐसा तो नहीं होता कि 120 गेंदों में 60 छक्के लग गए या 40 छक्के लग गए। तो आपको इनिंग्स बनानी आनी चाहिए, बड़े होते हैं 20 ओवर। तो आई थिंक इस मार्केट से जरा निकलना पड़ेगा, जो है ना कि आप हर बॉल पे बड़ी हिट लगाना चाहें। और ही इज़ लकी इनफ कि उनको इतनी हाइप लाहौर कलंदर ने प्रोवाइड की है। मतलब वैसे तो बहुत से ऐसे बैटर्स आते हैं और ना भी परफॉर्म कर भी जाए तो उनकी हाइप नहीं बनती। तो ये विदाउट परफॉर्मिंग अगर पीएसएल के इन 3 मैचेस की बात करें फिर भी उनकी हाइप बना के रखी। तो वैसे क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सही साहब इनका, अगर देखा जाए मोहम्मद नईम का, जिस तरह भट्ट साहब ने बात की कि पीएसएल से हट के भी उसकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक जो है वो फाटा एजेंट से है। उस फाटा के मैचेस ये खेले में 10 अब तक इन्होंने T20 मैच खेले, जिन्होंने 110 रन इन्होंने बनाए हैं 8 T20 मैच में, 13 की इनकी एवरेज है। तो 39 जो है वो इनका हाईएस्ट है T20 के अंदर। तो मामला ये है कि जिस तरह भट्ट साहब ने ये बात की है कि जो बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल डबल लेना और उसको जो है वो कनेक्ट करना अपनी बाउंड्रीज के साथ, फ़खर ज़मान की जो मतलब जिस चीज़ की दाद देनी चाहिए मुझे, मतलब मैं काफ़ी अर्से से फ़खर ज़मान की बैटिंग देख रहा हूँ। कल जिस मेच्योरिटी के साथ उन्होंने बैटिंग की है, जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया है, यानी 7 ओवर में 51 रन से लाहौर के उनके 2 खिलाड़ी आउट थे। और फ़खर ज़मान जो है वो उस वक्त, ये उन लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ जो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। फ़खर ज़मान ने कल भी पहली जो 23 बॉलें खेली हैं उनमें उनका 32 या 33 रन था मेरा ख्याल है। उसके बाद उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव छक्के लगाए, 6 बॉलों पर 3 छक्के लगाए, जिसके बाद जाकर उनके 28 या 29 बॉलों पर 50 मुकम्मल हुई। अब देखने वाला पहली नज़र में ये कहेगा कि उन्होंने 50 मुकम्मल की है 29 बॉलों पर, और उसके मुताबिक उनका वो स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आपने उस इनिंग्स को पूरा देखा हो तो पहली 20-21 बॉलों पर आपको लगेगा कि फ़खर ज़मान
उस तरह जिस तरह वो आके ऑन स्लॉट करते हैं, हर दफ़ा चार्ज करते हैं, फ़खर ने उस तरह बिल्कुल नहीं किया कल, क्योंकि पिच जो है वो इस तरह का था कि उसके ऊपर पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, और 2 विकेट लगाने के बाद डेविड मिचेल और फ़खर जमान ने बिल्कुल यही किया है। तो T20 क्रिकेट हो या कोई भी मतलब आप ODI क्रिकेट देखें, हर चीज को खेलने का एक मेथड है। T20 का खेलने का मेथड वो नहीं हो सकता जो ODI क्रिकेट का है। जो ODI क्रिकेट का मेथड है वो नहीं हो सकता जो टेस्ट क्रिकेट का है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन सर्वाइव करनी होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने PSL अब चूंकि चल रही है तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट की रट लगाने वाले काफी सारे होंगे। तो एक तो मेरी इन लोगों से गुजारिश ये है कि मेहरबानी करें, ये जो टेस्ट क्रिकेट में आपने स्ट्राइक रेट डाल दी है ना, और ODI क्रिकेट में भी आपने स्ट्राइक रेट की जो गैर जरूरी मतलब पर्ची को तवील करके आप लोगों को पकड़ाने के जो आदी हो गए हैं ना, इस माइंडसेट से निकल आए और कंडीशंस देखें, उसके मुताबिक उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। फखर जमान की अहमद और हमजा, ये ना स्ट्राइक रेट्स की बातों करने वालों को तो मौका दिया किसने है? ये जो लोग MCC या ICC में रूल्स बनाते हैं ना, उन्होंने भी बड़ा अपना किरदार प्ले किया। ये जो उन्होंने 2 नए बॉल लगाए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अब 3 पावर प्ले कर दिए हैं। 40 ओवर तक 5 बंदे दायरे के अंदर रहते हैं। आप जरा ये 5वां बंदा निकाले ना बाहर, ये 4 बंदे रहने थे जो पहले रूल होता था। फिर देखें ये स्कोर 350 से वापस 270-80 पे आता है कि नहीं आता। ये तो मतलब इंतहाई हो गई है। और 2 नए बॉल लगा दिए हैं, वो गेंद पुराना ही नहीं होता। मैक्सिमम पुराना 25 ओवर का बॉल होता है। तो पहले 1 बॉल लगता था और 1 बॉल नरम भी हो जाता था, रिवर्स भी होता था, उसको हिट मारना एक काम था। तो जो पहले के रन्स है और जो आज की क्रिकेट के रन्स है, वो रन्स को आप सेम तरह तोल नहीं सकते उनको। ये जो बातें स्ट्राइक रेट और मॉडर्न क्रिकेट की हो रही है ना, जरा ये रूल्स को लेकर जाएं, फिर जरा मुझे बताइएगा कि कितनी ये चलती हैं, ये कितने बड़े बड़े रन्स होते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये लड़कों को जो रूल्स ने भी प्ले अबाउट किया ना, ये भी बहुत ले गए। पहले 9 बॉल की फ्री हिट कहाँ होती थी? अब है ना, पहले तो नहीं होती थी। एक जमाना था कि बाउंसर अलाउ ही नहीं था, उसमें लोगों ने बड़े रन्स किए। ठीक है, फिर 1 अलाउ हुआ, फिर 2 अलाउ हुए। ऐसे लगता है कि रूल बनाने वालों के पास जब अच्छा फास्ट बॉलर आ गया, उन्होंने बाउंसर अलाउ कर दिए। जब बॉलर नहीं था तो उन्होंने कहा बाउंसर नहीं करने। तो ये बड़ा कुछ टिंकरिंग हुई है